प्रतिशोध की ज्वाला कहानी राजा चंद्रभान के बड़े राजकुमार की है। उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए बानरों की टोली और छोटे राजकुमार ने भेड़ों को पाल रखा था। बानर तो राज उद्यान में पेड़ों के फल खाकर सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे, किंतु भेड़ें प्रायः अक्सर अवसर पाकर राजमहल के भोजनालय में घुस जाती थी और जो कुछ हाथ लगता खा जाती। भेड़ों से परेशान होकर राजमहल के रसोइये जो भी बर्तन हाथ में आता उन पर फेंक कर उन्हें भगा देते थे। एक दिन बानरों के मुखिया ने सोचा कि रसोइयों और भेड़ों का यह झगड़ा उनके भी विनाश का कारण बन सकता है। यदि किसी दिन यह भेड़ें अन्न भंडार में घुस गई और रसोइयों ने उन पर जलती लकड़ी फेंक दी तो आग लग जाएगी। अन्न भंडार से लगी हुई घुड़साल है, वहां तक अगर आग पहुंच जाए और उस आग से घोड़े भी जल सकते हैं। ऐसी स्थिति में राजवैद्य घोड़ों के घावों पर मलहम लगाने के लिए बानरों की चर्बी को सर्वोत्तम औषधि बताएंगे। तो ऐसे राज्य के घोड़ों की रक्षा के लिए बानरों का वध किया जा सकता है। यह सोचकर मुखिया ने बानरों की सभा बुलाई और उन्हें संभावित विपदा से अवगत कराते हुए राजमहल को छोड़ने का परामर्श दिया। इस पर सब बानरों ने कहा, बानर राज, शायद आप सठिया गए हैं। बचपन में बच्चे और बुढ़ापे में बूढ़े ऐसी ही बेसिर पैर की बातें किया करते हैं। हम लोग समझदार हैं, आपकी तरह बूढ़े और नासमझ नहीं है, जो राजमहल के उत्तम भोजन और सुखमय निवास को छोड़कर वन में भटकने के लिए चल देंगे। सब बानरों ने एकजुट होकर कहा। बूढ़े बानर ने उन्हें समझाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। थक हार कर बूढ़ा बानर अकेला ही राजमहल छोड़कर वन की ओर चला गया। शीघ्र ही वह दिन भी आ गया जिसकी कल्पना बूढ़े बानर ने की थी। भेड़ें अक्सर अवसर पाकर अन्न भंडार में घुस जाती और रसोइयों द्वारा उन पर फेंकी गई जलती लकड़ियां से आग फैलने का खतरा बना ही रहता था। एक दिन रसोइयों ने उन पर जलती हुई लकड़ी फेंक दी, जिससे अन्न भंडार धू धू करके जल उठा और वह आग घुड़साल तक भी जा पहुंची, जिससे काफी घोड़े झुलस गए। राज्य वैद्य को बुलाया गया तो उन्होंने बानरों की चर्बी के प्रयोग को ही उपयुक्त बताया। राजवैद्य की सलाह पर राजा ने घोड़ों की रक्षा के लिए राजमहल के सभी बानरों को वध करने का आदेश दे दिया। राजमहल से वन में गए बानर राज ने जब अपने परिजनों के वध का समाचार सुना तो वह काफी दुखी हुआ और मन ही मन उसने राजा से बदला लेने का निश्चय कर लिया। एक दिन वह सरोवर में पानी पीने गया तो देखा कि कुछ जीवों के सरोवर में जाने के पदचिन्ह तो नजर आ रहे हैं, लेकिन बाहर निकलने के पदचिन्ह दिखाई नहीं दे रहे थे। यह देखकर बानरराज सोचने लगा कि हो न हो इस सरोवर में जरूर कोई खतरनाक जीव जा छिपा हो। इसलिए सरोवर
के अंदर घुसना मौत को दावत देने के समान है। यह सोचकर वानरराज बाहर बैठकर ही पानी पीने लगा। तभी एक भयानक जल राक्षस सरोवर में से बाहर निकला और बोला, वानरराज, तुम काफी चतुर दिखाई पड़ते हो। केवल पदचिन्हों से ही तुमने खतरे का अनुमान लगा लिया। तुम्हारी चतुराई से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यह रत्न जड़ित माला देता हूँ, तुम इसे स्वीकार करो। राक्षस राज, तुम जल में छिप कर क्यों बैठे हो? वानर राज ने उस जल राक्षस से पूछा। क्योंकि मैं जल में घुसने वाले लाखों प्राणियों को एक साथ खा सकता हूँ, लेकिन जल के बाहर खड़ी चींटी का भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता, इसलिए पानी में छुप कर शिकार करता हूँ, जल राक्षस ने बताया। जल राक्षस की बात सुन वानर राज को राजा से प्रतिशोध लेने का तरीका सूझ गया और वह रत्न जड़ित माला लेकर राजा के पास गया और बोला, महाराज, ऐसी असंख्य मालाएं वन के सरोवर में छिपी हुई है। लेकिन क्या वानर राज? लेकिन राजा ने उसे खामोश होते देखकर पूछा। लेकिन यह कि यह माला केवल राजकुल के सदस्यों को ही मिल सकती है, वानर राज ने कहा। वानर राज की बात को सुनकर सर्वसंपन्न और धनवान राजा की बुद्धि भी भ्रमित हो गई और वह ज़्यादा से ज़्यादा मालाओं पर अधिकार करने की इच्छा से अपने परिवार के सभी छोटे बड़े स्त्री पुरुष और बच्चों को साथ लेकर वानर राज के पीछे पीछे चल दिया। वानर राज उस सरोवर के पास आकर रुक गया और राजा से बोला, राजन, यही वह सरोवर है जिसमें मालाएं छिपी हुई हैं। यह सुनते ही राजा ने अपने पूरे परिवार सहित उस सरोवर में प्रवेश किया। उनके जल में जाते ही जल राक्षस ने उन्हें अपना ग्रास बना लिया। लालची व्यक्ति का विवेक छिन जाता है। ऐसे व्यक्ति आंखें होते हुए भी नेत्रहीनों के समान हो जाते हैं। धन संपन्न वैभवशाली राजा भी लालच के वशीभूत होकर इस प्रकार जल राक्षस का आहार बन गया।